गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बीवी यादव। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था आपको पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और उसमें किन जंतुओं से ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है। आज बताएंगे रेशम। रेशम ये भी जंतुओं से प्राप्त होने वाला एक रेशा है जो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम एक प्राकृतिक रेशा होता है जो रेशम के कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजाओं के लिए राजसी कपड़े बनाए जाते थे वो सभी रेशम के बनाए जाते थे। और आज भी जो लोग कीमती वस्त्र पहनते हैं, खरीदते हैं, वे वस्त्र रेशम के ही होते हैं। रेशम के जो वस्त्र होते हैं बड़े हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं तथा टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार बच्चों चाइना में हुआ था। आज भी वर्तमान समय में भी रेशम उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। ये लगभग 13% विश्व का लगभग 13% ये रेशम भारत तैयार करता है या इसका उत्पादन करता है। अब रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए पहले हमको बच्चों बताना पड़ेगा कि रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र पहले बताया जाए। जब उसे आप समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि रेशम के कीट के कोकून से रेशम कैसे निकाला जाता है। तो रेशम का जो कीट है वह सहतूत, मुख्य रूप से सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इसके अतिरिक्त अरंडी है, ओक है, इन पेड़ों पर भी ये रेशम के कीट पाले जाते हैं। जो रेशम का कीट है उसकी जो मादा होती है वह नर से काफी बड़ी होती है और वह सैकड़ों अंडे देती है। और इस कीट के जो अंडे हैं वो पत्ती की निचली सतह पर चिपकते जाते हैं और इन अंडों से कुछ दिनों के बाद सफेद लार्वा निकल आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैटरपिलर, इल्ली। कैटरपिलर भी कहते हैं और उसे क्या कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं। ये जो कैटरपिलर या इल्ली या जिसे हम कह रहे हैं लार्वा, ये क्या करता है कि पेड़ की जो मुलायम पत्तियां नई होती हैं उसको खाता रहता है और 4-6 हफ्तों में ये खा खा करके धीरे धीरे क्या करता है, बड़ा हो जाता है और अगली अवस्था में वह अपने आप को बदल लेता है या प्रवेश कर जाता है और वह कहलाती है अवस्था कौन सी, प्यूपा की। क्या कहलाती है, प्यूपा। यानी कि मादा जो रेशम का कीट है वह पत्तियों पर अंडा दिया और कुछ दिनों के बाद अंडों से क्या निकल गए, लार्वा निकल गए और लार्वा जो है वह पत्तियों को धीरे धीरे खाते हैं और 4-6 हफ्तों के बाद वृद्धि करके एक अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा। प्यूपा के पास एक विशेष रेशम ग्रंथि होती है और उस रेशम ग्रंथि से एक लसलसा चमकीला रेशम पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन युक्त होता है। तो जब इस प्यूपा के
लार ग्रंथि से बच्चों जब वह रेशम वाला पदार्थ निकलता है तो वो क्या करता है कि अपने सिर को आगे पीछे ऐसे करता रहता है और आगे पीछे घुमाता रहता है, जिससे वह लसदार पदार्थ जो होता है वह उसके चारों ओर जो है लिपटता जाता है, चिपक जाता है पूरी तरह से। और जब पूरी तरह से लिपट जाता है तो हवा के संपर्क में जब वो आता है तो वह सूख जाता है और सूख करके रेशम के रेशे के रूप में बदल जाता है। तो जितना अधिक वह रेशमी पदार्थ जो है स्रावित करता है और अपने शरीर पर उसको लपेटता रहता है, उतना ही अधिक मात्रा में सूख करके रेशम के रेशे तैयार हो जाते हैं या बदल जाते हैं रेशम के रेशे के रूप में। और इस बीच में फिर लार्वा किस में बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। तो इस बीच में लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। अब जो प्यूपा के ऊपर ये रेशम का धागा लिपटा हुआ है तो यह एक बड़ी अंडाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है और उसके भीतर वह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कौन? प्यूपा। प्यूपा जो है वह अंडाकार गोल संरचना की जो बनती है उसी के अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब उसके अंदर बंद हो जाएगा तो उस अंडाकार संरचना को हम कहते हैं कोकून। क्या कहेंगे इसको? कोकून। और कोकून के भीतर ही प्यूपा धीरे धीरे जो है वृद्धि करके वयस्क रेशम का कीट बन जाता है और फिर वह रेशम का कीट उन धागों को काट करके बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से ये रेशम के कीट का जीवन चक्र रहा। मैं आपको बच्चों ये चित्रों के चित्र एक है मैंने बनाया, इसके माध्यम से आपको समझा रहा हूं या दिखा रहा हूं। पहले आप देखें इसको। दिखाई दे रहा है चित्र? पहले इधर ये पेड़ पौधा बनाया गया है और पौधे के इस तरह देखेंगे लिखा वयस्क रेशम कीट। यह रेशम का कीट है और फिर उसके आगे एरो बना है, वहां पर जो उसकी पत्ती दिखाई दे रही है और उस पत्ती पर अंडे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो रेशम का कीट मादा कीट है, इसने क्या किया? उस पत्ती पर अंडे दे दिया और वो अंडे उस पत्ती पर क्या किए हुए हैं? चिपके हुए हैं। और फिर जो है उस अंडे से आगे एरो बना हुआ है, अंडे से क्या बन जाते हैं? ये क्या बनाया दिखाया गया है? लार्वा या इल्ली। चित्र दिखाई दे रहा है? क्लियर है? लार्वा या इल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है, उस पत्ती के ऊपर वो दिखाई पड़ रहा है। और फिर यह जो लार्वा है यही जो है उन पत्तियों को खाता रहता है और खा करके धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर के प्यूपा बन जाता है ना? और एक चीज मैंने बताया था कि लार्वा में विशेष प्रकार की जो है ग्रंथि होती है, जिससे वह रेशम का जो है रेशमी पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, चमकीला पदार्थ निकलता रहता है और वह अपने ऊपर लपेटता रहता है। तब वह क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। और फिर प्यूपा एक गोल अंडाकार संरचना के अंदर बंद हो जाता है, जिसे देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये कोकून। क्या दिखाया गया है? ये कोकून है और इसी के अंदर वह बंद है। और जब वह जो है प्यूपा वयस्क कीट बन जाएगा तो उसको काट करके उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये कीट से अंडे, अंडे से लार्वा, लार्वा से
कोकून और कोकून के अंदर प्यूपा से पुनः कीट बन जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये है रेशम के कीट का जीवन चक्र। अब है रेशम के कीट का पालन। यह एक बड़ा जो है रेशम के कीट का खेती की जाती है और इसको कहा जाता है रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, यानी रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। भारत में कर्नाटक जो राज्य है वहां पर मैसूर और बेंगलुरु ये मुख्य केंद्र है और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है, वहां भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल और हल्द्वानी ये रेशम कीट पालन में अग्रणीय हैं। आसाम और झारखंड के भी किसान इन रेशम के कीटों को बच्चों जो है पेड़ों पर पालते हैं और जब पालते हैं बड़े पैमाने पर तो जो रेशम के का मादा कीट है वह अंडे देती है। तो पत्तियों पर खूब सारे अंडे जो है ये रहते हैं। तो किसान क्या करते हैं? कागज की सहायता से या महीन कपड़े की सहायता से उन पत्तियों पर से अंडों को जो है अलग कर लेते हैं और अलग करके क्या करेंगे कि जब इकट्ठा कर लेंगे तो जो कीट पालक हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ये विभाग चलता है तो उनके पास ले जाकर के बेच देंगे ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाएगा। और जो कीट पालक होते हैं वो क्या करते हैं कि उन अंडों को उचित तापक्रम और उचित नमी देने के लिए वो क्या करते हैं? पालक गृहों में रखते हैं और वहां पर अंडों इस प्रकार से रखते हैं कि उन अंडों से अधिक लार्वा निकलें और फिर लार्वा के आगे के विकास के लिए वो करती क्या है कि बांस की बनी हुई क्या रहती है? ये टोकरी रहती है या ट्रे रहती है और उस बांस की टोकरी में सहतूत के पौधे की कोमल नई पत्तियां उसमें खूब अधिक संख्या में बिछा देते हैं और ताकि लार्वा वो खाएंगे तो उसमें उनके अंडों से निकले लार्वा को रख देते हैं और वो लार्वा दिन रात उन पत्तियों को खाते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद उस टोकरी में से पत्तियों को निकाल करके उसकी सफाई भी कर ली जाती है और जब ये अधिक बड़े हो जाते हैं और लगभग 25 से 30 दिनों के बाद ये लार्वा पत्तियों को खाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं क्योंकि अब वो जो प्यूपा में परिवर्तित होंगे और वो जो है प्यूपा में परिवर्तित होकर के कोकून बनाएंगे। कोकून मैंने बताया था अंडाकार संरचना रहेगी दोनों तरफ से बंद और उसके भीतर उसका प्यूपा और वो प्यूपा जो है क्या करता है? उसमें ग्रोथ करता रहता है। फिर क्या करेंगे कि उन टोकरी के बाहर पत्ती आदि और टहनी रख देंगे जिससे कि वो जो कोकून है उस पर आकर के चिपकते जाएंगे और पूर्ण कोकून जब बन जाते हैं तब उन्हें क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके उन्हें कोकून को इकट्ठा करके उबलते पानी में ये 95 डिग्री से 97 डिग्री तक लगभग 10 से 15 मिनट तक उस पानी में उनको डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है? कोकून के ऊपर जो रेशम का धागा चिपका हुआ है या चिपका हुआ पदार्थ है वो घुल जाता है तथा रेशम उस पानी में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रेशम प्राप्त किए जाते हैं बच्चों ये बड़े ही उच्च कोटि के होते हैं। ये ध्यान रखना होता है कि प्यूपा से वह कीट बनने न पावे। अगर किसी कोकून में जो है कीट बन गए और धागे को काट करके बाहर निकल गए
तो वह जो रेशमी धागा होता है वह अच्छी किस्म का नहीं माना जाता है। तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम को निकालने की जो विधि होती है उसको कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं? रीलिंग। यानी कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। और लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिला करके रेशम का धागा तैयार किया जाता है और बाद में फिर अलग अलग रंगों से उनकी रंगाई की जाती है और रंग बिरंगे रेशम के धागे आपको तैयार हो जाते हैं। और एक चीज और आप जानेंगे बच्चों कि जो रेशम के कीट का एक कोकून है, उस एक कोकून से लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा तैयार किया जाता है। एक कोकून से 300 से 900 मीटर तक लंबा धागा तैयार होता है। और अगर 1 किलो रेशम हमको प्राप्त करना है तो 5,500 कोकूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रोसेस रहा कि रेशम का कीट का पालन किया जाता है। तो उस रेशम के कीट से रेशम कैसे बनाया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है। रेशम की जो उपयोगिता है, यानी इससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं जो मुलायम, हल्के, लचीले, मजबूत, टिकाऊ होते हैं, बड़े आरामदायक होते हैं और हर मौसम में पहने जाते हैं। और भारत में रेशमी धागों से बनाई हुई बनारसी रेशमी साड़ियां, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी, ये तमाम अधिक बनाए जाते हैं। कुर्ता भी बनता है इसका जो है, और विशेष अवसरों पर लोग इसको पहनते हैं। और वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम के से अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले जो टाके होते हैं वो भी रेशम के ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको बताया कि रेशम का कीट कैसे पाला जाता है, उसका जीवन चक्र क्या होता है और रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया और आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगले चैप्टर की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो बच्चों गुड बाय, थैंक यू।